अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS की कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद कौमी सतह पर कोई काबिल भरोसा मुतबादिल पेश करने में नाकाम रही और ये नाकामी ही वो वजह है जिसके सबब BJP आगे बढ़ रही। उन्होंने दावा किया कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सबसे बड़ा असासा खुद राहुल गांधी हैं। KTR ने चेन्नई में शिवनादार फाउंडेशन समिट में खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोर दिया कि जब तक वो गहरी नींद से बेदार नहीं होती, खुद को जदीद नहीं बनाती, मुनज़्ज़म नहीं करती और एक ऐसी शक्ल में पेश नहीं करती जिसे अवाम सराह सकें, तब तक हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। राहुल गांधी की हिकमत अमली को हदफ तनकीद बनाते हुए KTR ने कहा उनके मुशीरों ने उन्हें ये मशवरा दिया है कि चूंकि BJP मजहब के नाम पर तकसीम का खेल खेलती है, इसलिए उन्हें इसका मुकाबला करने के लिए जात पात को गले लगाना चाहिए और यही वजह है कि वो मुसलसल जात पर मबनी मर्दमशुमारी की बात करते रहते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हिंदू देवताओं से मुतल्लिक़ बयान ने रियासत की सियासत में भौचाल पैदा कर दिया है। गांधी भवन में PCC इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू मजहब में 3 करोड़ देवताओं की जरूरत क्यों है और ये भी कहा कि जब लोगों की अपनी देवताओं के बारे में राय एक नहीं तो सियासी लीडरों पर कैसे इत्तेफाक राय हो सकता है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि हिंदू माशरे में मुख्तलिफ कामों और शोबों से जुड़े अफराद के अलग अलग देवता हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी में भी मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोग मौजूद हैं जिन्हें अपनी राय का हक हासिल है। उनके इस बयान के बाद हिंदू तंजीमों, BJP और कई सियासी जमातों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। नाक़दीन का कहना है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, इसीलिए उनसे फौरी माफी मांगने का पुरजोर मुतालबा किया गया। इसके अलावा BJYM के सदर नितिन नंदकर ने भी अपने कारकुनों के हमरा एहतजाज किया और रेवंत रेड्डी से माफी का मुतालबा किया। मंदिरों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, गौरक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली से मारा जा रहा है, लैंड जिहाद हो रहा, लव जिहाद के लड़कियों को जिस तरह से ट्रैप कर हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है उसको टारगेट किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्वामी माला डालने पर एक DCP जो एक SI को सस्पेंड कर रहा है। ये जो स्वामी माला जो डालने की प्रथा है ये 100 सालों से पहले से, लेकिन आज वहाँ पर दुविधा है। आज राजमौली जैसे लोग यहाँ पर खुलेआम यहाँ सरकार कांग्रेस की है इसलिए हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी टोपी पहनकर इलेक्शन में बोल रहे कांग्रेस है तो मुस्लिम, कांग्रेस है तो मुस्लिम है तो कांग्रेस है। फिर हिंदू कहाँ है? तेलंगाना में 4 करोड़ जनता में से 3 करोड़ हिंदू है, फिर 1 करोड़ माइनॉरिटी के लिए आप हिंदू के खिलाफ बात कर रहे हैं। कल जो बयान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है 13 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इसी तरह से बात करा। ना उनके बयान में कुछ चेंज है ना इनके बयान में कुछ चेंज है। मतलब कांग्रेस पार्टी MIM के नक्शे कदम पर चल रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आज पूरा तेलंगाना समाज ये पूछना चाहता है, अगर तुम हिंदू है, तुम गौरक्षा गौ माता को पूजा करते, मंदिर में जाते, सब करते, तो ऐसा व्यक्ति अगर हिंदू होता तो हिंदू के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करता था। हमारी डिमांड यही है मुख्यमंत्री 24 घंटे में माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ इससे ज्यादा प्रदर्शन हम करने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जारिया साल से स्क्रैप पॉलिसी नाफिज कर दी जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी गैर मौजू या ज्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा। महकमे सेहत व तिबाबत भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा और इसके ट्रांसपोर्ट विंग की 108 इमरजेंसी गाड़ियों के बशमुल कई पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा। ये महकमा इस पॉलिसी पर अमल करने वाला पहला महकमा बन गया जो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा। पहले मरहले का हिराज मुकम्मल हो गया है जहाँ 76 गाड़ियों का ऑनलाइन हिराज किया गया जिससे 45 लाख रुपए की आमदनी हुई
जो सरकारी खजाने में जमा करा दी गई। इस वक्त महकमे के पास SR नगर में 220 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद और 165 गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजने की फाइल तैयार। इसके अलावा मजीद 125 गाड़ियों का हिराज हुकूमत की मंजूरी का मुंतजर। ये पॉलिसी इन गाड़ियों पर लागू होती है जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है या 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कोई निजी गाड़ी मालिक रजाकाराना तौर पर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी स्क्रैप के लिए देता है तो उसे रोड टैक्स में कुछ छूट या दीगर मुराद हासिल होंगी। महकमे सेहत व तिबाबत स्क्रैप से होने वाली आमदनी को सरकारी खजाने में जमा कर रहा और मजमूई तौर पर यह महकमा स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने वाला पहला महकमा बन गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाली तेलंगाना के अजला में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में मामूली कमी आई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदार धर्म राजू ने बताया कि अक़ल तरीन दर्जे हरारत में कमी की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद और मेदक अजला के साथ साथ शहर के मज़ाफ़ात में भी सर्दी की शिद्दत के साथ कहर ज्यादा है। उन्होंने बताया कि तूफान दितवा बतदरिज कमजोर हो गया है। तमिलनाडु के सरहदी अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। अगरचे सर्दी की शिद्दत मामूल की सतह पर है, लेकिन दिसंबर के आखिर तक मशरकी और मगरिबी अजला में भी इसके ज्यादा होने का इम्कान नजर आता है। अक़ल तरीन दर्जा हरारत औसतन से थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन इस आदिलाबाद यानी शुमाली तेलंगाना के अजला में सर्दी की शिद्दत ज्यादा रहने का इम्कान है। इस वक्त मौजूद दितवा के कमजोर पड़ने की खबर है। अगर इसकी मौजूदा सूरत हाल देखें तो ये इस वक्त जुनूब मगरिबी खलीज बंगाल और मगरिबी वसती खलीज बंगाल में शुमाली तमिलनाडु से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर बरकरार है। इसकी वजह से खासतौर पर तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान भी नजर आता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वज़ीर मनोहर लाल खट्टर को इस महीने के 8 और 9 तारीख को भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्लियामेंट में दोनों से अलग अलग मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और मेंबरान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़रा को तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज के मकासद की वजाहत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की ख़ुसूसी दावत दी। उन्होंने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज के बारे में बताया, जिसका मकसद मुस्तक़बिल में तेलंगाना की तरक्की और आमदनी में इजाफा करना है, और एक दावतनामा भी पेश किया। इस मीटिंग में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, अरकान पार्लियामेंट और AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत ने अरावली पहाड़ियों को गैर कानूनी कानकनी के रहम करम पर छोड़कर उनके लिए डेथ वारंट पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा, जिसमें मुल्क की बिगड़ती हुई माहौलियाती सूरत हाल पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की जा रही। सोनिया गांधी के मुताबिक अरावली सिलसिला जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, हिंदुस्तानी जोग्राफियाई माहौलियात और तारीख में निहायत अहम मुकाम रखता है। उन्होंने लिखा कि यह पहाड़ी सिलसिला कभी बंजर ज़मीन के फैलाव को रोकता था, जबकि राजस्थान के कई बड़े किले और जंगलात इसी खित्ते ने परवान चढ़ाए, लेकिन बरसों की गैर कानूनी कानकनी ने इन पहाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचाया और अब हुकूमत का नया फैसला इस बर्बादी को मुकम्मल करने के मुतरादिफ। उन्होंने निशानदही की कि मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया कि 100 मीटर से कम बुलंदी वाले अरावली खित्तों पर सख्त माहौलियाती पाबंदियां लागू नहीं होंगी। वो लिखते हैं, यह फैसला गैर कानूनी माइनिंग माफिया के लिए खुला दावतनामा है कि वो इस सिलसिले के 90% हिस्से को भी तबाह कर दें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़ुसूसी तौर पर हैदराबाद भारत फ्यूचर सिटी में बैनुल अक़वामी सतह पर मुनक़िद होने वाली तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के साथ इस मुलाकात में वज़ीर आला के साथ नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को रियासती हुकूमत की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर प्रिंट किया गया ग्लोबल समिट का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को वजाहत की कि तेलंगाना मरकजी हुकूमत के जरिए मुंतखब करदा विकसित भारत 2047 के अहदाफ के मुताबिक $3 ट्रिलियन के इक़्तिसादी तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए मुस्तक़बिल के अज़्म के साथ आगे बढ़ेगा। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज तैयार की गई है ताकि तमाम शोबों की तरक्की के अहदाफ और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर अमल किया जा सके। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को समझाया कि नीति आयोग की तजावीज़ और तमाम शोबों के माहिरीन के जहन साजी के साथ तैयार करदा इस विजन
दस्तावेज की नकाब कुशाई ग्लोबल समिट में की जाएगी। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो तेलंगाना राइजिंग विजन के हिस्से के तौर पर किए जा रहे तरक्याती कामों के लिए मुनासिब ताउन फराहम करें। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के दरमियान शिवसेना यूबीटी के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्टों और बीएलओ समेत दीगर मसाइल पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वोटर लिस्ट में ताख़िर हुई, इससे डाउनलोड करने में मसाइल थे। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, हम इस घोटाले पर काम कर रहे थे, हम मुख्तलिफ ब्रांचों में गए हैं, इलेक्शन कमीशन एक सर्कस बन गया है, बताइए कि वोटिंग की तारीख क्यों मुलतवी की गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई लोगों को बता रहा कि इंतखाबात में किसको वोट देना चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा। हमने डुप्लीकेट वोटर्स की फहरिस्त तैयार की है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन 14 लाख डबल वोटर्स की निशानदेही की है उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि वो लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं वो बीएलओ के तौर पर आते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक अहम काम है। मरकजी और रियासती इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जाता है कि आप किस चीज की अदायगी कर रहे। उन्होंने इसको एक सर्कस बना दिया है। 14 लाख लोगों के नाम डबल वोटर के तौर पर दर्ज है। यहाँ तक कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने उनकी मौत की इतला दी थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुल्क भर के राजभवनों का नाम लोक भवन रखने से मुतल्लिक वजारत दाखिला के हुक्म ने राज्यसभा में वक्फे सदर के दौरान शदीद गर्मा गर्मी पैदा कर दी। ये मामला तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के रुकने पार्लिमान डोला सेन ने उठाया, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तीखी बहस हुई। डोला सेन ने बंगला में अपनी बात रखते हुए कहा कि इतने बड़े फैसले से कबल ना पार्लियामेंट, ना रियासती असम्बलियों और ना ही काबीना को एतमाद में लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन को भी इस सिलसिले में कोई इतला नहीं दी गई। अपने खिताब में सेन ने मनरेगा समेत चंद दीगर उमूर का जिक्र किया, जिस पर चेयरमैन ने फौरन मदाखलत करते हुए हिदायत दी कि अरकान सिर्फ अपने तयशुदा मौज़ूआत तक महदूद रहें और गैर मुतल्लिका नुकात कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐवान के लीडर जेपी नड्डा ने भी डोला सेन की गुफ्तगू पर एतराज करते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ लोक भवन के मामले पर बात करने की इजाजत थी, लेकिन उन्होंने कई गैर मुतल्लिका उमूर उठा दिए। जेपी नड्डा ने दरख्वास्त की कि मौजू से हटी हुई तमाम बातें कार्रवाई से हज़फ की जाएं और सिर्फ इसी मामले से मुतल्लिक नुकात को रिकॉर्ड में रखा जाए। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने नड्डा की बात से इत्तफाक करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि मौजू से बाहर की गुफ्तगू रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के 12 वार्डों में हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस को फायदा हुआ है, वहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी किसी तरह अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। नताइज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की, आम आदमी पार्टी ने 3, कांग्रेस ने 1 और आजाद उम्मीदवार 1 सीट जीतने में कामयाब रहे। जिन 12 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उनमें 9 सीटें बीजेपी के पास थी, इसलिए इस इलेक्शन में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हुआ। संगम विहार ए वार्ड इस ज़िमनी इंतखाब का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट हासिल करके बीजेपी उम्मीदवार शुभजीत गौतम को वाज़ेह फर्क से शिकस्त दी। नेपाल में रवां साल सितंबर में फूटने वाले जंजी तशद्दुद ने मुल्क के हिफाजती ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया और कानून व नज्म की सूरत हाल को बेहद कमजोर कर दिया था। इस दौरान सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और जेलों पर मुश्तइल हुजूम ने हमले किए, जिसके नतीजे में हजारों कैदी मुख्तलिफ जेलों से फरार हो गए। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक इनमें से 4,552 कैदी अब तक वापस नहीं आए हैं और उनका कोई सुराग हुकूमत के पास मौजूद नहीं। ये मालूमात नेपाल के वज़ीर दाखिला ओम प्रकाश ने सुदूर पश्चिम सूबे के शहर धागड़ी में मुनक़दा एक आला सतह सिक्योरिटी इजलास में पेश की। वज़ीर दाखिला के मुताबिक 8 और 9 सितंबर को होने वाले जंजी एहतजाज के दौरान सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गई थी। मुश्तइल अफराद ने कई जेलों के दरवाजे तोड़कर तकरीबन 15,000 कैदियों को फरार होने का मौका फराहम किया, जिनमें मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस मुजरिम और ज़ेर समात मुल्ज़िमान शामिल थे। आर्यान ने बताया कि हुकूमत फरार कैदियों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे चुकी है और मुतअद्दिद शोबों में सर्च ऑपरेशन जारी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़े से मुतल्लिक़ किसी भी मुमकिन अमन मंसूबे को उस वक्त तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकती जब तक यूक्रेन और यूरोप दोनों मुज़ाकरात में बराह रास्त शरीक ना हो। एलजी पैलेस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने यह मौक़िफ़ पेश किया।
मैक्रोन के मुताबिक मुंजमद रूसी असासों का मामला यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज और यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की मुमकिना शमूलियत, ये तमाम उमूर ऐसे हैं जिन पर फैसले सिर्फ यूरोपीय ममालिक की मौजूदगी में ही तय किए जा सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फिलवक्त कोई मुकम्मल या हतमी अमन मंसूबा मौजूद नहीं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन जंग का खात्मा बाइज़्ज़त तरीके से चाहता है और इसके लिए मजबूत सिक्योरिटी गारंटीज ज़रूरी है। उन्होंने एतराफ़ किया कि मुस्तक़बिल के मज़ाकरात में इलाक़ाई मामलात सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।